बात तकरीबन उस समय की है जब मैं क्लास 10वीं में पढ़ती थी। दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे होंगे। मई का महीना था। लू के थपेड़े पड़ रहे थे। कानों में जैसे मानो हवा कुछ बोलना चाह रही हो। कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। मेरे साथ मेरी सहेली भी थी। हम विद्यालय से घर की ओर आ रहे थे। कुछ अजीब सी हवा के साथ मानो कोई कुछ बोलना चाह रहा है। मैं थोड़ा भयभीत हो गई क्योंकि वो हवा के साथ साए साए की आवाज़ भी आ रही थी। उसको केवल मैं ही महसूस कर पा रही थी। कुछ कदम चलने के बाद फिर से वही शांति पसर गई थी। कुछ कदम हम चले ही थे कि फिर से वही साए साए की आवाज़ मानो कुछ कहने के लिए व्याकुल हो रही हो। मैंने थोड़ी दूरी तय करने के बाद मैंने अपनी सहेली से पूछा कि तुमको भी कोई आवाज़ महसूस हो रही है क्या? उसने इनकार कर दिया कि नहीं तो। वो कुछ परेशान होकर मेरी ओर देखने लगी। वो अजीब तरीके से मेरी ओर देखने लगी। कुछ कदम चलने पर वह सारी आवाज़ उसको भी सुनाई देने लगी। वो भी भयभीत हो गई। हम दोनों बहुत तेज तेज अपने कदम बढ़ाने लगे। जैसे तैसे हम वहाँ से निकल गए। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। कल फिर हमें उसी पथ से गुजर कर वहाँ से निकलना था। हम दोनों इस बात से अनजान थे कि वही कल वाली बात हमारे सामने आ जाएगी। हमने थोड़ी दूरी ही तय करी थी कि अचानक से वही तेज़ गति से मानो हवा हमें बार बार चीरती जा रही थी। मानो वो कल की तरह कुछ चाह रही थी हमसे, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। हम दोनों कुछ कदम आगे ही चल रहे होंगे कि मेरे कानों में मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो। मुझे लगा कि ये मेरे मन का वहम है। मैंने अपनी सहेली से पूछा कि क्या तुमने मुझे आवाज़ लगाई थी? वो हैरान होकर मेरी ओर देखने लगी और हैरानी से देखते हुए बोली कि मैं भला तुमको आवाज़ क्यों लगाऊंगी? मैं तो तुम्हारे साथ साथ ही चल रही हूँ ना। फिर भला ये क्यों? हम दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। जब हमने तीसरे दिन ध्यान दिया कि वो किसी के होने का जो एहसास जो हमें हो रहा था वो एक सीमित जगह ही थी, और वो था एक चौराहा। चौराहे के नज़दीक ही एक हनुमान जी का मंदिर था। वो आवाज़ हमें उस मंदिर तक ही सुनाई देती थी। हमने वहाँ हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। जैसे तैसे हमने 3 दिन निकाले। हमने अपने विद्यालय के अध्यापक को इसके बारे में बताया, जो कि उस मंदिर के पास ही रहते थे। उन्होंने पहले हम दोनों की तरफ देखा। हम दोनों बहुत भयभीत थे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों का वहम होगा। इतना कहकर वो अपनी क्लास में चले गए। हम दोनों को लगा कि वो इसके बारे में कुछ जानते थे और हमें बताना नहीं चाह रहे थे। फिर क्या था, हमें तो उसी रास्ते से निकलना था। हम अगले दिन उसी रास्ते से निकले कि वहीं अचानक हवा फिर से साए साए की आवाज़ हमारे कानों को चीरने के लिए आगे बढ़ गई थी। उस दिन हम दोनों पहले से ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने अपने मन में देवी माँ का ध्यान किया और आगे बढ़ गई। कुछ कदम चलने के बाद मेरे कानों में मेरा ही नाम सुनाई दिया और उस हवा ने मुझे मेरे नाम से पुकार रही हो ऐसा महसूस कराया। मैं दंग रह गई कि मेरा नाम कैसे जानती है, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने बिना पीछे देखे बोल दिया, जो कोई भी हो आगे आ जाओ। मेरी सहेली ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोलने लगी, किससे बात कर रही है? मैंने उसको बताया कि किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। वो मुझे हैरानी से देखने लगी और वो बहुत भयभीत दिख रही थी। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि रोज़ रोज़ के डर से आज सामना कर ही लेते हैं। हम दोनों कुछ कदम आगे चल ही रहे थे कि फिर उसने मेरी सहेली को आवाज़ लगाई। हम दोनों भयभीत हो गए। फिर से उसने हमें आवाज़ दी, राखी, राखी, राखी। पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। फिर तो हम दोनों की हालत ख़राब होने लगी।
लेकिन मन में एक यकीन था कि जब मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो भगवान मेरा बुरा कैसे होने देंगे। उसके कुछ समय बाद हम दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। मैंने अपने घर में ये बात किसी को नहीं बताई थी। अगर बता देती तो कोई भी मुझे उस रास्ते से जाने नहीं देते और मुझे उस आवाज़ का पता लगाना था, क्योंकि आवाज़ मानो कुछ कहना चाह रही हो। उस आवाज़ को मैं चाहकर भी भुला नहीं पा रही थी। वो आवाज़ मानो मदद के लिए पुकार रही हो। अगले दिन मुझे पता चला कि मेरी सहेली की तबीयत खराब हो गई है और वो स्कूल नहीं आ रही है। मुझे मेरे घर वालों ने भी काफ़ी रोका कि अगर वो नहीं जा रही तो तू भी मत जा, एक दिन की छुट्टी कर ले। लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद आज वो आवाज़ मुझे कुछ बता दे, और मैं यही सोचकर स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल पहुंची तो उन्हीं सर ने मुझसे पूछा कि अब तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तुझे। ये सुनते ही मैंने नाम में सर हिला दिया, क्योंकि आज मुझे उस तह तक जाना था। मैं चलते चलते उसी जगह पर पहुंचने वाली थी और धीरे धीरे मैं उस जगह पर पहुंच गई। कुछ समय तक मानो हवा की गति इतनी तेज़ थी कि ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना कुछ दिखाई दे रहा था। मैं बहुत हिम्मत करके अपनी जगह खड़ी रही। मैं लगातार गायत्री मंत्र का जाप करने लगी। मैं ये बात भी जानती थी कि वो कोई भी मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकती है या सकता था। फिर मेरे कानों में एक कराती हुई एक लड़की की आवाज़ लगी। मैंने जब अपनी आँख खोल के देखी तो लगभग 20 से 22 साल की लग रही थी वो देखने में। लेकिन मैंने गायत्री मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। उस दिन मैं अकेली थी। मैंने जब सही से उसकी तरफ देखा तो वो बहुत डरी और सहमी सी लग रही थी, और जो उसने बताया अपने बारे में, उसके सुन के तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ जो वो बोल रही थी उस पर, क्योंकि ये घटना अप्रैल के लास्ट वीक में घटित हुई थी, जो कि मैंने खुद अखबार में भी देखी थी और पढ़ी भी थी। एक पल को लगा कि वो लड़की झूठ बोल रही हो, लेकिन उसने वही बताया जो मैंने अखबार में पढ़ा, कि कुछ लड़कों ने उसका बलात्कार किया था और उसको मार दिया था। ये सब मैंने उसके मुंह से सुना तो यकीन हो गया कि ये झूठ नहीं बोल रही है। मैंने फिर उससे पूछा कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। तब उसने कहा कि क्या पता आप मेरे घर वालों को बता सको, क्योंकि ये तो लोगों को पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन पूरी बात से सभी अनजान तब। और अनजान होने के कारण, जो सबसे बड़ा कारण था, वो लड़की 2-3 दिन से लापता थी। उसी ने मुझे बताया कि चौराहे के पास कुछ खाली पुराने मकान हैं। उन 3 लड़कों ने मुझे मारकर वहीं छुपा दिया। और ये बात भी सही थी कि चौराहे के पास हनुमान जी का मंदिर था और मंदिर के सामने वही पुरानी मकान भी, जिनमें कोई भी नहीं रहता था। मैंने अपनी सहेली को अगले दिन सारी बात बताई तो वो बोली कि ये बात सही है। हमने हिम्मत करके अपने सर को ये सारी बात बताई। फिर उन्होंने उस लड़की के घर वालों को सारी आप बीती सुनाई। जब उस खाले पड़ी मकान की तलाशी ली गई तो उसमें उसी लड़की की लाश मिली, जिस पर काफ़ी गंदे गंदे चोटों के निशान थे। और उन तीनों लड़कों को इस अपराध का सज़ा और दंडवत भी भुगतना पड़ा, जिनकी शायद उन्होंने उम्मीद खो ही दी थी। अगले दिन मैं स्कूल के निकली तो वही रास्ते में मैंने उस लड़की को देखा, जो कि मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। जब मैं उसके नज़दीक पहुंची तो वो मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी और बोलने लगी, मैं चाहती तो आपकी सहेली को भी बता सकती थी, लेकिन आपको देखकर लगा कि मेरी मदद आप ही कर सकती हो। मैंने उससे कारण पूछा कि तुमको ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी। उसने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मानो जैसे मेरा हाथ किसी को आर पार करके निकल गया हो। मैं समझ गई कि मेरे जो सामने खड़ी है वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। फिर मैंने उसको बोला कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करती, और वो बोलते बोलते पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और ऐसे मैंने उस बच्ची को न्याय दिलाया।
दुख इस बात का होता है कि हमारे समाज में ये सब कांड होते हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। जीवन घाट जाने की तैयारी हम 5 दोस्तों ने की थी। जीवन घाट मनाली रिजॉर्ट के पास ही है। हम सबने अपने बैग पैक किए और मेरे दोस्त राहुल की BMW गाड़ी में रख दिए। अपने अपने घर वालों की हज़ार हिदायतें लेकर हम निकल पड़े जीवन घाट के लिए। पूरा दिन पूरी रात गाड़ी नॉन स्टॉप चलती रही। हम सबकी मम्मी ने घर से ढेर सारी चीज़ें बना कर दी थी। सफ़र के दौरान सिर्फ बिस्लैरी या चाय पीने या फ्रेश होने को ही हमारी गाड़ी रुकती थी। लॉकडाउन अभी भी कुछ दिन पहले ही खुला था, लेकिन बारिश ने माहौल खुशनुमा कर रखा था। सुहाना सफ़र और मौसम हसीन था। हम सब दोस्त 2-2 घंटे के लिए गाड़ी चला रहे थे ताकि किसी को थकावट ना हो। 2 दिन और 1 रात गाड़ी चलाकर हम आखिर मनाली जीवता घाट रिसोर्ट तक पहुंच गए। वह रिसोर्ट बहुत हसीन था। उस रिसोर्ट में ज़्यादातर अंग्रेज़ लोग ठहरे थे। बहुत से लोगों ने हमारी तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ाए। हम लोग शाम के 7 बजे वहाँ पहुँचे थे। पहले सब लोग गर्म पानी से नहाए धोए, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ बरसात और ज़्यादा ठंड हो रखी थी। हमने रिजॉर्ट की लॉन में बैठकर खाना खाया और बाकी अंग्रेज़ों के साथ बातचीत कर ग्रुप फ़ोटो लिए। और 3 दिन की थकावट के चलते हम लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। जब हमारी नींद खुली तो दोपहर के 4 बज रहे थे। बारिश तेज़ लगी थी, इसलिए वापस हम सो गए, क्योंकि कहीं जाना तो हमें वैसे भी नहीं था, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। उस रात भी तेज़ बरसात लगी थी। इसके बाद हम लोग शाम 6 बजे जगकर फ्रेश हुए। यार, बारिश तो कमाल लगी है। लगता है जीवन घाट देखना आज नसीब ही नहीं होगा। हम सब दोस्त फ्रेश होकर नीचे लॉन में आ गए। उस रात देर तक हम उन अमेरिकन लोगों के साथ ताश खेलते, डांस करते, हंसते खेलते रात के 3 बजे तक जागते रहे। रात का डिनर भी हम सब ने अंग्रेज़ों के साथ ही खा लिया था। फिर अपने अपने कमरों में जाकर हम सो गए। 3 दिन सफ़र में 2 दिन होटल में यूं ही बीत गए थे। पर अब तक जीवता घाट हमारे लिए देखना संभव नहीं हुआ था। तीसरे दिन भी दोपहर 12 बजे हम सोकर उठे, तब भी बारिश लगी हुई थी। लगता है यार हम लोग गलत मौसम में आ गए हैं यहाँ। वह दिन भी हमने होटल में ही उन अंग्रेज़ों के साथ मस्ती करते बिताया, लेकिन हम सब बुरी तरह से बोर हो चुके थे। रात 10 बजे बारिश रुकी तो उन अंग्रेज़ों ने हमसे लॉन्ग ड्राइव पर घूमने के लिए आने को पूछा। तो उन्होंने बताया मनाली रोड बंद है, वहाँ बारिश का पानी भरा है। फिर हमने नेट पर पता किया तो जीवता घाट का हाईवे खुला दिख रहा था। तो चलो दोस्तों, हम घाट की तरफ ही लॉन्ग ड्राइव लगा लेते हैं। वो अंग्रेज़ दोस्त बोले, घाट की तरफ दोनों तरफ घना जंगल है, बिल्कुल सेफ नहीं है उस तरफ, और रात के वक्त तो बिल्कुल मत जाओ। हमने कहा इन लोगों को जाना नहीं है, इसलिए बहाने बना रहे हैं। फिर हम 5 दोस्त अपनी BMW लेकर घूमने निकल पड़े। आज 3 दिन बाद बाहर निकलकर बहुत अच्छा लग रहा था। रात के वक्त घाट के दृश्य तो देखने से रहे, पर बहुत अच्छा मौसम था। पेड़ पत्तियाँ और गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू बहुत सुकून दे रही थी। बारिश बंद थी, पर हाईवे गीला गीला हो रखा था। जीवता घाट पर हम 5 दोस्त अपनी कार में नाइट राइड लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। दोनों तरफ घना जंगल और बीच में रास्ता, लेकिन रास्ते में कहीं भी लाइट नहीं थी। सिर्फ गाड़ियों की लाइट से ही रास्ता पता चल रहा था।
उस वक्त रात के करीब 11:15 बजे होंगे। अचानक हमने सामने चौराहे पर बल्ब जलते देखा। हम सब दोस्त चौंके। अरे वहाँ चौराहे पर बल्ब कैसे जल रहा है? हम अपनी गाड़ी उस रोशनी की तरफ बढ़ा दिए। नज़दीक पहुंचे तो देखा वो एक चाय टपरी थी और वो भी तंदूरी चाय बना रहा था। तंदूरी चाय हमारी पसंदीदा चाय है। टपरी के ऊपर बोर्ड लगा था, लक्ष्मण खिलावन ईट हाउस। हम सब तो बहुत खुश हो गए थे। गाड़ी उस टपरी के पास खड़ी करके हम पांचों उस टपरी में जाकर बैठ गए और पहले सब ने आइस फ्रेश सिगरेट लिया, फिर उसे 5 तंदूरी चाय का ऑर्डर दिया। लक्ष्मण खिलावन बिना कुछ बोले चाय पिलाने लगा। उसका चेहरा पथरीला था, सर पर गुलाबी गमछा बांध रखा था। हमने पूछा, अरे चाचा, अकेले इतनी रात गए टपरी खुली रखते हो, डर नहीं लगता तुम्हें? वो कुछ भी नहीं बोला, बस वो चाय बनाता रहा। हमने सोचा वो बूढ़ा ज़रा ऊंचा सुनता है, चलो हमें क्या। हम सिगरेट फूंकते हुए तंदूरी चाय बनते देखते रहे। फिर लक्ष्मण खिलावन काका हमारे लिए तंदूरी चाय ले आए। उस भीगी सर्द रात में आइस फ्रेश सिगरेट फिर तंदूरी चाय बिल्कुल जन्नत का मज़ा दे रही थी। हम दोस्त चुस्कियाँ भरते तंदूरी स्ट्रॉन्ग चाय पीते रहे। तभी एक क्वालिस गाड़ी वहाँ आकर रुकी। उसमें 7 लोग थे, 3 बच्चे, 2 औरतें और 2 मर्द थे। उनको देखकर लग रहा था वो दोनों आदमी सगे भाई थे और उनके ही परिवार वाले थे। उन्होंने लक्ष्मण खिलावन से बिसलेरी की पानी की बोतल ली और 7 तंदूरी चाय ऑर्डर कर दी। और फिर वो दोनों जाकर वहीं बाकड़े पर बैठ गए। हम लोग आपस में कहने लगे, वो अंग्रेज लोग तो फिजूल में हमको डरा रहे थे। इस रास्ते तो रात में भी खतरा नहीं है। अरे लगता है वो फट्टू लोग रात में कभी यहाँ आए ही नहीं, वरना अगर आते तो उन्हें लक्ष्मण खिलावन की टपरी के बारे में कुछ तो पता होता ना, बेवकूफ़ कहीं के। मेरे दोस्त ने उन गाड़ी वाले भैया से पूछा, अरे भैया, आप लोग फैमिली लेकर इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो, या फिर किधर जा रहे हैं? पर कमाल था, वो लोग भी हमसे कुछ नहीं बोल रहे थे और ना ही हमारी तरफ देख रहे थे। अजीब लोग हैं यार। उन सब ने चाय पानी पीकर चाचा को पैसे दिए और अपनी क्लासिक में बैठकर फिर से अपने रास्ते निकल गए। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग हमें सुन क्यों नहीं रहे हैं और ना ही हमारी बातों का जवाब दे रहे हैं। चाय ख़त्म करके हम लोग भी उठे, चाचा को सिगरेट और चाय के पैसे दिए और अपनी BMW में बैठकर वापस रिजॉर्ट की तरफ चल पड़े। हम 5 दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ निकले ही थे, लेकिन ये क्या, हमारी गाड़ी घूमकर उसी चाय की टपरी के सामने आ जाती। हमने बार बार गूगल मैप देखकर हमारी दिशा के बारे में पता करना चाहा, पर गूगल मैप खुल ही नहीं रहा था। आखिरकार हम लोग फिर से लक्ष्मण खिलावन की टपरी के पास गाड़ी बढ़ाने लगे। यही ख्याल था कि हम रात के अंधेरे में रास्ता भटक गए हैं, चलो चाचा से सही रास्ता पता कर लेते हैं। हमारी कार अभी चाचा की टपरी के पास पहुंची ही थी कि एक क्वालिस दंदनाती हुई आई और लक्ष्मण खिलावन चाचा की टपरी में घुस गई। ये देखकर हम सब हक्के बक्के रह गए। हमारी तो सर्द रात में पसीनों से पूरा शरीर घिला घिला हो गया था जब हमारी नज़र उस क्वालिस में बैठे लोगों पर पड़ी। अरे ये तो वही 7 लोग थे जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले हमने इस टपरी पर बिसलेरी और चाय पीते देखा था। वह क्वालिस टपरी वाले चाचा को खदेड़ते हुए सीधे पीछे घने जंगल के अंदर घुस गए। उस जंगल में चाय टपरी के कुछ दूरी पर गहरी खाई थी। वह क्वालिस जिसमें 3 बच्चे, 2 औरतें और 2 आदमी थे, वह सातों के साथ चाय वाले चाचा भी घसीटते हुए उस गहरी खाई में गिर गए।
वह भयानक मंजर देखकर हमारी तो चीख ही निकल गई। हमने अपनी गाड़ी से उतरकर उनके पीछे चिल्लाते हुए दौड़े। शायद हम लोग उनकी कोई मदद कर पाए, लेकिन वह खाई इतनी गहरी और अंधेरी जंगल से भरी थी कि हम चाहकर भी उस खाई में उतर नहीं पाए। लेकिन हमने कई बार चाय वाले चाचा को आवाज़ लगाई, पर खाई के अंदर वो सभी कहीं गायब हो गए थे। पता ही नहीं चल पाया। हम थक हार कर वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े तो देखा वहाँ कोई ढाबा, कोई चाय टपरी भी नहीं थी। हमारे तो घबराहट के मारे कलेजे मुंह को आ गए। बाप रे बाप, ये नहीं हो सकता। उस वक्त हमारा क्या हाल था। आप लोग अगर हमारी जगह खुद को रखकर महसूस करोगे तब शायद आप सब हमारी हालत को समझ सकते हो। हम अपनी BMW लेकर टपरी से गाड़ी को थोड़ा आगे कर उसके अंदर लाइट जलाकर गाड़ी लॉक करके बैठ गए। जब धड़ाधड़ती हुई धड़कनें कुछ काबू में आई तब हमने फिर से कार स्टार्ट की और गूगल मैप चलाया। इस बार भगवान की दया से गूगल मैप चालू हो गया, पर अचानक बड़ी गरज के साथ धुआंधार बारिश हुई। हमने बारिश की परवाह किए बिना अपनी गाड़ी उस हाईवे पर दौड़ा दी। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मैप के हिसाब से चलते रहे, लेकिन हम फिर से घूम घूम कर उस जीवता चौक पर ही पहुंच रहे थे। ये सिलसिला सुबह के 4 बजे तक चलता रहा। गाड़ी में मतलब रात भर घूमती रहने के कारण पेट्रोल भी ख़त्म होने लगा था। 4 बजे के बाद हम उस घेरे से बाहर निकल पाए और बड़ी मुश्किल से तेज़ बारिश और गड्ढे पर अंधेरे की मार झेलते हुए अपने रिजॉर्ट तक पहुँचे। हमारे अंग्रेज़ मित्र उस समय रेन डांस पार्टी ख़त्म करके अपने अपने रूम में जा रहे थे। हमको देखकर सब रुक गए। हम सब उनसे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने हमें बहुत हिम्मत और हौसला दिलाया। हमारा रोना सुनकर रिजॉर्ट के मैनेजर ऋतिक शर्मा जी वहाँ आ गए। जब उनको सारी बात पता चली तो उन्होंने बताया, हम लोग इसलिए इस रिजॉर्ट में आने वाले टूरिस्ट को सख्त हिदायत देते हैं कि देर रात कोई उस तरफ ना निकले, क्योंकि वहाँ भूत घूमते हैं। वहाँ चौक पूरी तरह से हॉन्टेड माना जाता है। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले सचमुच उस चौक के किनारे लक्ष्मण खिलावन की चाय टपरी हुआ करती थी। एक रात जब वह दुकान रात में ही बढ़ा रहे थे, तभी एक बड़ी गाड़ी ब्रेक फेल की वजह से उनकी टपरी में घुस गई और चाय वाले को खदेड़ते हुए कुछ दूर पर खाई में जाकर गिर गई थी। खाई में गिरते वक्त गाड़ी का पेट्रोल टैंक फट गया और 8 लोगों के चीथड़े उड़ गए। खोजबीन किए जाने पर उनकी लाश तक नहीं मिल पाई। उसके बाद से उन 8 लोगों की रूहें वहाँ हर रात भटकती हैं, इसलिए रात के वक्त उस तरफ कोई नहीं जाता। हम सबकी हालत ये सुनते ही बहुत ख़राब हो गई थी। मैनेजर ने बताया, उन भूतों ने आपको झपट लिया है। हमें उन्होंने हमारे कमरे तक पहुंचाया। अगली सुबह हम सबको बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था। 2 दिन तक हम बिस्तर पर पड़े रहे। मैनेजर ने एक तांत्रिक को बुलाकर हमारा झाड़ा करवाया और उन्होंने कोई ताबीज़ देते हुए बोला, इसे बाजू में बांध लो, फिर कोई आत्मा तुम्हारे नज़दीक भी नहीं भटकेगी। हमने वह ताबीज़ अपने बाजू में बांध लिया। एक दिन में तबीयत चंगी हो गई। हमने जब ये बात घर में बताई तो सब लोग अपनी कसम देकर हमें वापस बुला रहे थे और उसके बाद हम घर वापस भी आ गए। मजबूरन हम जीवता घाट की सैर किए बिना अपने घर आ गए। आज भी वह भयानक रात हम सबकी नींद उड़ा देती है। ये जो आपको मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये आज से करीब 4 साल पहले की है। उस रोज़ हमारी कंपनी का क्लोजिंग डे था, मतलब वार्षिक जमा खाता के हिसाब होने से था, अकाउंटिंग डे। तो उसी सिलसिले में मुझे काफ़ी देर तक ऑफिस में रुकना पड़ा। वैसे तो और भी स्टाफ लोग थे,
लेकिन वो सब ऑफिस के आसपास ही रहने वाले थे। पर मेरा घर ऑफिस से 25 किलोमीटर दूर था। काम इतना ज़्यादा था कि मुझे समय का भान ही नहीं रहा। और रात 11:30 बजे हमारी ऑफिस से छुट्टी हुई। क्या करते, वो ईयर एंडिंग वर्क था और वो इतना ज़रूरी होता है कि पूरे साल की मेहनत निचोड़ ली जाती है। और वैसे भी वो सारे खातों का आखिरी दिन था, तो चलो एक दिन के लिए इतना तो फ़र्ज़ बनता ही है ना। लगभग रात 11:45 बजे मैं अपनी बाइक लेकर घर जाने के लिए निकला। मुझे बाइक पर घर तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते थे, यानी रात 12 बजे मैं घर पहुंच जाता था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो ऑफिस से 8 किलोमीटर ही दूर पहुंचा था कि बाइक अचानक बंद पड़ गई। मैं उस वक्त मेन हाईवे पर था। अब वहाँ इस वक्त कोई गैरेज खुला नहीं था और ना ही कोई इंसान वहाँ नज़र आ रहा था। मैंने लाख कोशिश की, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूं। उस पर मेरे घर से मम्मी के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि इतना लेट जो मैं हो गया था। और हाँ, पहले ही बता दूं, इतना लेट मैं कभी नहीं होता था। मम्मी ज़्यादा फिक्र ना करें, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। बस इतना ही कहा कि आधे रास्ते पहुंच गया हूं। मैं कोशिश कर रहा था उस हाईवे पर किसी गाड़ी वाले को रोक कर मदद लेने की, लेकिन कोई रुकता ही नहीं था। वैसे भी आजकल तो हाईवे पर देर रात लुटेरे ही घूमते हैं, इसलिए कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, यही सोचकर कि मामला बड़ा ना हो जाए। लेकिन मैं तो अजीब मुसीबत में फंस गया था। उस सुनसान हाईवे पर अब मैं अकेला था। मुझे खुद से ज़्यादा अपनी बाइक की चिंता हो रही थी, क्योंकि पिछले साल ही 1.5 लाख लोन पर यह बाइक खरीदी थी मैंने, वो भी दिवाली के अवसर पर। कहीं कोई लुटेरे ना आए मुझे अकेले देखकर, बस इसी डर में था मैं अपनी बाइक को पकड़कर चलाते हुए साथ चलने लगा। आजकल लुटेरे, चोर, डाकू की वजह से कोई अच्छे लोगों को भी डर के चलते मदद नहीं करने आता, और उसका खामियाजा मेरी तरह के शरीफ लोगों को, आम नागरिक को भोगना पड़ता है। यही सोचते सोचते मैं बाइक लिए चल रहा था। अभी थोड़ी दूर ही चला था कि ना जाने कहाँ से 4 टपोरी चरसी दिखने वाले लोग 2 बाइक पर 2-2 सवार मेरे पास आ गए। और मेरे ही पास आकर उन्होंने बाइक रोकी और मुझसे बोले, क्या हुआ भाई? मैंने कहा, कुछ नहीं पता, बाइक अचानक बंद पड़ गई है। मेरे इतना कहते ही वो चारों अपनी बाइक से उतरकर मेरे पास आए और बोले, अगर 200 रुपये दोगे तो भी बाइक ठीक कर देंगे। उनमें से एक ने कहा कि वो मैकेनिक है। मैंने कहा, भाई दे दूंगा, तुम प्लीज़ ठीक कर दो मेरी बाइक। मुझसे उसने बाइक लेकर चेक करने लगा कि क्या खराबी है, और चेक करते करते उसने ना जाने क्या किया कि मेरी बाइक स्टार्ट हो गई। तो मैं उस लड़के को 200 रुपये निकाल कर देने लगा। इस पर वो लड़का बोला, अरे भैया रुपए रहने दो, बस हमको सफ़ेद पुल तक पहुंचा दो। वो क्या है ना कि हम इस तरफ पहली बार आए हैं, तो हमें सफ़ेद पुल का रास्ता नहीं पता। इस बात पर मैंने कहा, अरे भाई क्यों नहीं, सफ़ेद पुल तो मेरे घर की तरफ ही पड़ता है, आ जाओ आप लोग मेरी बाइक को फॉलो करते हुए। इस पर उसी मैकेनिक ने कहा कि वो मेरी बाइक पर मेरे साथ बैठेगा, बाकी 3 लोग उनकी बाइक पर आएंगे। मैंने बिना देर किए उसे हाँ कहकर बाइक स्टार्ट की और वो लड़का मेरी बाइक पर बैठा। हमारे साथ साथ वो 3 लोग भी 2 बाइक लेकर आ रहे थे। रह कर मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि जब उनकी 2 बाइक हैं और वो 4 लोग आराम से अपनी बाइक पर बैठ सकते हैं, तो फिर मेरी बाइक पर मेरे साथ बैठने की क्या ज़रूरत थी। फिर भी उन्होंने मेरी बाइक ठीक कर दी थी। इस बात के चलते मैं कुछ भी कह नहीं सका। जब सफ़ेद पुल आया तो मैंने बाइक रोकी, तो मेरे साथ साथ उन्होंने भी बाइक रोकी। मैंने कहा, ये सामने है सफ़ेद पुल, लेकिन इतनी देर रात
यहाँ आप लोग कौन से काम के लिए आए हो? यहाँ तो कोई रहता भी नहीं है। मेरे इतना कहते ही उन दोनों लोगों ने अपनी जेब से चाकू निकाल लिए और मेरे गले पर लगाकर बोले, इतनी रात को हम सब यहाँ इसी काम के लिए आए हैं। अब सीधी तरह चुपचाप अपनी जेब से बटुआ और हाथ से घड़ी और ब्रेसलेट, अंगूठी और गले से चैन निकाल और बाइक की चाबी ला इधर। मैंने उनको अपना वॉलेट, चैन, घड़ी, बाइक की चाबी आदि कुछ भी देने से मना कर दिया और उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा तो एक गुंडा बोला, ये ऐसे नहीं मांगेगा। कहते हुए उसने जेब से रुमाल निकालकर मेरे मुंह और नाक पर कसकर दबा दिया। उस रुमाल में शायद क्लोरोफॉर्म जैसी दवाई थी। उस रुमाल की खुशबू से मेरी सांसों में घुलती हुई सांस में घसा गया। पूरा दिमाग भन्ना गया और मैं उन गुंडों के हाथों में झूल गया। मुझे बेहोशी के आखिरी पल में सिर्फ इतना दिखाई पड़ा